फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमें प्रीवियस क्लोज दिखाई दिया था उसके कंपैरिजन में लगभग निफ्टी में आज हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। और थ्रू आउट द यहाँ पे आप देखेंगे ऑल द टाइम यहाँ पे हमें इसमें एक अच्छी गिरावट ही देखने को मिली है। फाइनली जो है तो यहाँ पे आपको एक निफ्टी जो है तो लगभग 17,000 यहाँ पे 280 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो लो बना था 17,280 का है, वहाँ से हमें थोड़ी सी बाइंग दिखी, थोड़ी सी एक राहत यहाँ पे हमें देखने को मिली और फाइनली निफ्टी जो है तो यहाँ पे जो क्लोजिंग देता है वो 400 के ऊपर दिया है। अगर यहाँ पे हम आज के कैंडल की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, जिसका अपर पोर्शन तो यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि इस चैनल में आने वाले टाइम में निफ्टी में एक और बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी से पहले इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट होना ये बता रहा है कि शायद आने वाले टाइम में एक्सपायरी में एक और हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है और शायद निफ्टी 17,000 को भी टच करता हुआ यहाँ पे आपको दिख जाए। वहीं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे 18,000 के ऊपर हमें बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही कोई एक अच्छा रीज़न देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर मूव करना चाहिए। वहीं अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक ज़बरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिली, जो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन के आया हुआ है आज की डेट में और फाइनली मार्केट ने यहीं पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। वहीं अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लो दिख रहा है, जो ये बताता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। और पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 1-2 साल में तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ओवरसोल्ड, इतना ज़्यादा पुट कॉल रेशियो लो लेवल पर अभी तक नहीं देखने को मिला है। वहीं अगर हम निफ्टी के इंडिसेस की बात करें तो आप देखेंगे नेक्स्ट 50 में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि हमें यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली। फाइनली अगर देखें हम, सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली थी वो मीडिया, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में हमें देखने को मिली है। रिलायंस की जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से एक प्रेडिक्शन मेरा ऑलरेडी था कि मार्केट जो है तो रिलायंस को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा वेटेज निफ्टी में है और ये निफ्टी को कहीं ना कहीं ड्रैग करता हुआ दिखेगा। आज भी हमें वही देखने को मिला और अगर कहीं से सपोर्ट आ रहा था तो वो था एफएमसीजी और आईटी के सेक्टर, जो थोड़ा बहुत निफ्टी को होल्ड किए हुए थे। बट सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं जाकर के आईटी और एफएमसीजी में भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फाइनली मार्केट जो है तो और ज़्यादा वहाँ पे डाउन जाता हुआ हमें दिखा है। अब अगर हम न्यूज़ में देखें कि मार्केट के गिरने के क्या कारण थे, आपको तो बहुत सारे तरह तरह के कारण देखने को मिलेंगे। अगर उन कारणों का मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँ, जैसे ग्लोबल अगर सेंटिमेंट की बात की जाए तो आप देखेंगे कि डाउ जो है तो मार्केट ऑल द टाइम हमारा गिर रहा था, लेकिन जो डाउ फ्यूचर्स था वो 100 पॉइंट्स जो है अपसाइड में मूव कर रहा था, तो वहाँ से हमारी तरफ कोई एक नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं था। वहीं अगर अगर हम पिछले नेस्डैक की क्लोजिंग की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पर नेस्डैक की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, लगभग 16,400 के ऊपर नेस्डैक की क्लोजिंग थी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव ही यहाँ पे सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम एस&पी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। फर्दर एक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि लॉकडाउन के इश्यूज़ आ गए कहाँ, यूरोप में। तो अगर यूरोप में लॉकडाउन के इश्यूज़ आए लेकिन हम यूरोप के मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव सी ही ओपनिंग देखने को मिली थी और वहाँ मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया लॉकडाउन की न्यूज़ का जितना इम्पैक्ट हमारे यहाँ, यानी पड़ोसी के घर में कुछ बैड न्यूज़ आ रही है तो ज़्यादा मातम हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। तो ये भी न्यूज़ जो है मुझे बहुत सही नहीं लग रही है। और देखिए, कोरोना में पहले टाइम में जितनी जो गिरावट हो गई उससे कहीं ज़्यादा सेकेंड वेव में हमारे देश को इम्पैक्ट हुआ, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन मार्केट में उतना ज़्यादा मूड हमें ख़राब होता हुआ नहीं दिखा। तो फिर यूरोप में ये जो लॉकडाउन की न्यूज़ आई है, ऑस्ट्रिया में आई 20 दिन के लिए लॉकडाउन की न्यूज़, वहीं नीदरलैंड और बेल्जियम में पार्शियल जो है तो लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिली। तो इस तरह की न्यूज़ से वहाँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ के मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो मुझे सही नहीं समझ में आ रहा है। वहीं हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो ये भी हमें मिक्स से जो है तो रुझान जो है यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए, आपको और तरह तरह के रीज़न मिलेंगे, जैसा कि इन्फ्लेशन। तो आज तो इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं आया है, लगभग एक महीने से हम Q2 के रिजल्ट देख रहे हैं और इन्फ्लेशन का इश्यूज़ जो है तो हम उसके पहले से ही देखते आ रहे हैं, पर मार्केट रिएक्ट आज कर रहा है और रीज़न यहाँ पे इन्फ्लेशन का दे रहे हैं वो भी मुझे जस्टिफाई नहीं लगता है। ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो ऑयल के प्राइसेस जो है कभी $80 पर बैरल देखने को मिल रहे थे, आज जो है 75 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें उतना कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा है। US डॉलर बढ़ गए हैं, तो डॉलर के बढ़ने से IT के यहाँ पे
इस सेक्टर के स्टॉक्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, बट फिर भी आईटी के स्टॉक्स में यहाँ हमें गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे एज सच यहाँ पे ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है, सिर्फ मुझे ये एक प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। हो सकता है बॉन्ड यील्ड के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है तो बढ़ने वाले हैं, तो जिसकी वजह से एफआईआईज की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ का पैसा वो शायद बॉन्ड यील्ड में ट्रांसफर करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है गिर रहा है। नथिंग मोर देन डैट, ऐसा कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी मार्केट में नहीं है। अब बात करें कि इस गिरते मार्केट में हमें किन स्टॉक में फोकस करना है, तो अगर हम बात करें सोनाकॉम, जो कि ईवी के सेक्टर में एक बड़ा ही गेम चेंजर हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर ये भी स्टॉक गिरता है इस गिरते मार्केट में, तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी इस चीज़ को कई बार मेंशन किया था कि यहाँ पे जब ये लगभग 675 के आसपास था, तो मैंने वहाँ पे बोला था सीएमपी में आपको कि एकदम वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। फिलहाल करंट मार्केट की बात करें तो 698 हमें देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉक ऐड कर सकते हैं, और अगर फर्दर गिरावट होती है तो याद रखिए आपको एवरेजिंग जो है तो यहाँ पे सिर्फ 620 के आसपास ही करनी है, वहीं पर अगर आए तो एवरेजिंग करना है, अदरवाइज आराम से पेशेंटली आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी एक ऐसी आईटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो ईवी के भी सेक्टर में आपको देखने को मिलती है, 5G में भी आपको देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एलटीटीएस आपकी एक प्रिफर्ड चॉइस होनी चाहिए। कंपनी यहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, यहाँ पे इनका जो R&D है कम्प्लीटली इंजीनियरिंग बेस्ड है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी जो है आपको एम्बेडेड सिस्टम में भी देखने को मिलेगी। कंपनी के अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हुई है, यहाँ पे इनका जो यहाँ पे एक्सपोजर है वो ईवी में भी आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टेलीकॉम एंड हाईटेक में 20% का यहाँ पे रेवेन्यू सेगमेंट है, 5G में भी इनका एक अच्छा एक्सपोजर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मेडिकल डिवाइसेस और प्लांट इंजीनियरिंग में भी कंपनी का काफ़ी एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो ऑल एंड ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग R&D में काम करती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एकदम सपोर्ट प्राइस पर है। आप इसको एक स्टॉक यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फर्दर गिरावट होती है तो यहाँ पे 5000 के लेवल पर आप इसमें दूसरा स्टॉक जो है तो एक और स्टॉक यहाँ पे फर्दर ऐड कर सकते हैं। और अगर फिर से इसमें कभी गिरावट होती है तो 4500 पर एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप चाहें तो एक और स्टॉक इस तरीके से आप इसमें एवरेजिंग और SIP वे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे TCS और HCL टेक की, तो दोस्तों आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। आईटी के स्टॉक्स की बात करें, चाहे टाटा एलेक्सी हो, चाहे LTI हो, चाहे यहाँ पे LTTS हो, या चाहे कोई सा भी आप आईटी का स्टॉक देख लीजिए या कोई दूसरे स्टॉक देख लीजिए जो बहुत भागे हुए थे, सब में 4-5% गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर TCS की बात करें तो 0.5%, HCL टेक की बात करें 0.9%, इससे ज़्यादा इनमें गिरावट नहीं देखने को मिली। रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये गिरे हुए हैं, तो यही रीज़न है कि मैं इन स्टॉक्स को बार बार कवर कर रहा हूँ कि आप इसमें पोजीशन अभी भी अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, और अगर बनाए हुए हैं तो आराम से इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, क्योंकि इनमें डाउन साइड बहुत कम है। लेकिन जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, कंपनी में अच्छी अच्छी डील्स देखने को मिलेंगी, इनका भी टाइम सही आएगा, तब ये स्टॉक बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और आप वहाँ पे इसको पकड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर NBFC की टॉप कंपनी की बात की जाए, बजाज फाइनेंस, निफ्टी 50 का हमें स्टॉक देखने को मिलता है। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है यहाँ पे इस कंपनी का, और ये कंपनी अपने अगेन एक सपोर्ट पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि इसका सपोर्ट हमें 7000 पर देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम आ गया है, जिनके पास ये स्टॉक है आराम से इसमें SIP कर सकते हैं, एक स्टॉक इसमें ऐड कर लीजिए, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है 10 स्टॉक ऐड करने की, 10 स्टॉक का SIP कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटी, हाउ मच यू आर एबल टू डू इन दिस स्टॉक द SIP। लेकिन दोस्तों यहाँ पे SIP करते समय एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है। देखिए आज मार्केट ने एक सीख दी है कि आपको हमेशा अपने पास क्या है कि कैश रिजर्व में रखना है, क्योंकि इस तरीके की गिरावट जो है बार बार मौका नहीं देती है। और अगर आप यहाँ पे बल्क कर देंगे या कहीं पे बल्क कर देंगे, देखिए मार्केट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। कल को ये स्टॉक आपको 6000 पे भी पहुँचता हुआ दिखेगा, जहाँ पे इसका हमें एक और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जब वहाँ आएगा तब आप फिर से वहाँ पे रिग्रेट करेंगे कि अब वहाँ पे कैश आपके पास है नहीं SIP करने के लिए या फिर एवरेजिंग करने के लिए। तो हमें कैश इसी हिसाब से अपने मैनेज करने हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से मैनेज करनी है। इमरजेंसी फंड जो होते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं, सेविंग्स के कुछ फंड होते हैं इसी तरीके से होते हैं, जहां आप इस टाइम पर वहां पे अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से वहां पे यूज़ कर सकें।
और दोस्तों यही रीज़न है कि मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। अगर आपने ये वीडियो को चेकआउट नहीं किया है ज़रूर चेकआउट करें। इसमें मैंने इसी चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपको अपना एसेट जो है एलोकेट करना है, कैसे आपको अपनी यहाँ पे सेविंग्स और इमरजेंसी फंड को मैनेज करना है, ताकि इस तरीके की जब अपॉर्चुनिटी आए तो ये ना हो कि लो अभी अब हमारे पास कुछ कैश है ही नहीं, लेना चाहते हैं बट हमारे पास कैश है नहीं, अब हम वेट किसका कर रहे हैं, सैलरी का। दोस्तों अगर आज के मार्केट की गिरावट की बात करें तो यहाँ पे हमें केमिकल के सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, चाहे वहाँ पे आपको आरती इंडस्ट्रीज़ देखने को मिले। यहाँ पे भी लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे भी लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। अगर आपने इसमें यहाँ 2200 या 2300 के लेवल पर एसआईपी किए हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना है। आप यहाँ पे वेट करिए, अगर ये 2000 का लेवल भी टच करता है, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम है, एक्सपायरी थर्सडे को होने वाली है और वहाँ पे अगर फर्दर मार्केट में गिरावट होती है तो हो सकता है यहाँ एक और गिरावट देखने को मिले। और यहाँ पे अगर ये 2000 के लेवल पे आता है, आराम से आप यहाँ पे जीटीटी लगा दीजिए, तो वहाँ पे आपका जो ये है तो 2000 के लेवल पर आप इसमें एसआईपी फर्दर कर सकते हैं। देखिए ये स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इस मार्केट इसके जो Q2 के नंबर थे थोड़े हमें डाउन से देखने को मिले। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है और मुझे पूरा भरोसा है इनके मैनेजमेंट पर कि ये फिर से कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसको उठा कर लाएंगे। और यहाँ पर जो लोग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस नहीं कर रहे हैं और एसआईपी करते जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पे इस चीज़ को रिग्रेट नहीं होगा आने वाले टाइम में कि उन्होंने यहाँ पर एसआईपी क्यों नहीं किया। यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को लेते रहेंगे, जिस स्पीड से ये स्टॉक गिरता हुआ आपको दिख रहा है, उसी स्पीड से ये स्टॉक उठता हुआ भी आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये इन्फ्लेशन जो है परमानेंट नहीं होता है, लेकिन प्राइसिंग जो है परमानेंट होते हैं। अभी आप देखिए क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं, थोड़े डाउन हुए हैं, लेकिन एशियन पेंट्स ने जो अपने प्राइस हाइक किए हैं वो अब दोबारा कभी कम नहीं करने वाले हैं। तो ये पावर होती है प्राइसिंग की। इन्फ्लेशन तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन प्राइसिंग जो है आपको कुछ इस तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे, जो एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, दोबारा वो कम नहीं होते, और यही पावर होती है हर एक कंपनी के पास। वहीं आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप एकदम करंट मार्केट प्राइस पर इसको उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वेट एंड वॉच कीजिए, अगर कभी आपको 850 के आसपास फर्दर गिरता हुआ दिखे, जिसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं मुझे, बट फिर भी मार्केट क्योंकि अनिश्चितताओं का यहाँ पे दौर है, और अगर ये फिर भी 850 तक आपको जाए तो एक और एसआईपी आप वहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये लेवल भी कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा लेवल है, और इस गिरावट में हमें इस तरीके की गिरावट का हमेशा फ़ायदा उठाते रहना है। वहीं दोस्तों अगर हम एनबीएफसी की एक और कंपनी की बात करें, मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरे भी पोर्टफोलियो का ये एक स्टॉक है। और स्टॉक आप देख सकते हैं 1700 की यहाँ पे रैली करता हुआ देखने को मिला था। Q2 के नंबर बहुत ही शानदार आए थे, आप देख सकते हैं क्या गजब की ये रैली करता हुआ दिखा। और मार्केट की गिरावट का जो प्रेशर है वो वापस इसमें देखने को मिल रहा है, और फिर से ये आपके बाइंग लेवल पर आ गया है। दोस्तों अब इसमें आप भूल जाइए कि ये कभी आपको 1450 के लेवल पे मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये कभी आने वाला है, और इस करंट मार्केट प्राइस पर आप इसको एकदम ऐड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो आज लगभग 5%, 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ महज हमें सिर्फ 2.5 से 3% की ही गिरावट देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है और ये अब और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर एनबीएफसी सेक्टर की बात करूं तो सबसे सस्ता स्टॉक मुथूट फाइनेंस अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम भारती एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ उभर के सामने आ रही है। वो न्यूज़ ये है कि भारती एयरटेल ने अपने जो प्राइसेस हैं, टैरिफ प्राइसेस हैं टेलीकॉम के, वहाँ पे उन्होंने हाइक किया है ऑलमोस्ट कितना 25% का। और यही रीज़न है कि मार्केट ने इस चीज़ को चीयर किया है, एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है। और भारती एयरटेल की अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे लगभग 741 का हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अगर इनके यहाँ पे हम टैरिफ हाइक की बात करें तो आप देख सकते हैं 149 का जो प्राइस था वो 179 हो गया है, 249, 299 हो गए। इस तरीके से हर जगह आपको टैरिफ में हाइक देखने को मिलेगा। 598 वाला जो प्राइस था वो 719 का प्राइस हो गया है। और ये जो अप्लीकेबल रहेगा ये 26 तारीख से 26 नवंबर से आपको ये जो है तो अप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा। कंपनी इस चीज़ को लेकर के पहले से ही एग्रेसिव थी कि टैरिफ को बढ़ाया जाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने जियो के साथ कई बार बात करने की कोशिश
कोशिश की कि टैरिफ को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और कंपनी जो है तो अगर इनके हम ARPU की बात करें तो वो हमें लगभग 151 देखने को मिलते थे, और इन्होंने टैरिफ हाइक इसी हिसाब से किया है कि इनको जो है तो अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU का फुल फॉर्म होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये इसको 151 से जो है तो लगभग 200 तक बढ़ाना चाह रहे हैं। अब चूंकि ये प्राइस हाइक सिर्फ एयरटेल की ही तरफ से देखने को मिला है, तो अब ये तो समय ही बताएगा कि कस्टमर इसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या वो एयरटेल में ही रहेंगे या फिर वो जाके जियो या फिर वोडा या फिर आइडिया के साथ स्विच करना चाहेंगे। तो ये तो समय बताएगा कि इनका ये जो डिसीजन है ये सही है। लेकिन हाँ, अगर जियो और VI भी यहाँ पे अगर टैरिफ में हाइक करते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर स्टॉक की मोनोपोली होती है और वो प्राइस को यहाँ पे टैरिफ को हाई करते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें जाना यही है और वो उस हाइक में भी उस प्रोडक्ट को जो है तो परचेस करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे एयरटेल की तो कोई मोनोपोली है नहीं, यहाँ पे जियो भी हमें कंपटीशन में देखने को मिलता है, VI भी देखने को मिलता है। तो अगर उन्होंने अपना टैरिफ हाइक नहीं किया और इनके सिर्फ टैरिफ हाइक ही रहे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं कस्टमर भी लूज़ कर जाएं। तो ये टाइम बताएगा कि क्या उनकी तरफ से टैरिफ हाइक आता है या नहीं आता है, और उसी हिसाब से जो है तो हमें इनके ARPU बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके साथ मिस ना होने पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।